नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह संभव है आने वाले समय में भारतीय राजनीति को, भारतीय चुनाव प्रणाली के दशा और दिशा को बदल सकता है। मुद्दा क्या है? एक देश एक चुनाव। जब 2014 में एनडीए की सरकार आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसी समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि वह इस बात का प्रयास करेंगे कि देश में एक समय में ही चुनाव हो। एक देश एक चुनाव कहने का क्या तात्पर्य है? यानी कि एक देश है भारत के संदर्भ में, और चुनाव जो हो, जितनी तमाम तरह की चुनावें होती है वह एक साथ ही करा ली जाए। जैसे कि राज्यों में समय समय पर आप देखते हैं कि विधानसभा चुनावें होती रहती है, साल भर कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है और वहां पर मशीनरी जो है वह व्यस्त रहती है उन चीजों में, ठीक है। और देश भर में 5 साल में एक बार चुनाव होता ही है, आम चुनाव। तो इनका कहने का अर्थ है कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव, यहां तक सोच रखा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव, पंचायत स्तर का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव सभी एक साथ करा लिया जाए। लेकिन मोटा मोटी यह बातें हैं कि कम से कम लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी यह मुद्दा क्यों उभर करके सामने आ गया वह भी हम देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स लेकर के आई है जो कि ऑनलाइन मोड में होने वाला है और इसकी तारीख जो है 4 सितंबर तय की गई है शाम के 7 बजे से। फी देख लीजिए 25,000 रखा गया है। इसमें इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा आपको दी गई है। कोर्स में शामिल क्या होगा तो 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी। जब भी आप कोर्स लेंगे उसके 1 साल बाद तक आप असीमित बारी से देख सकेंगे। प्रतिदिन 2 कक्षा होगी, नियमित क्लास टेस्ट भी होगा। जिस भी विषय खंड की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा ताकि आप उसका रिवीजन अच्छे ढंग से कर सके। चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा में क्यों? संसद के विशेष सत्र, यहां पर विशेष सत्र की बात की गई है। घोषणा के बाद एक देश एक चुनाव पर बनी समिति। अब यहां देख लीजिए, कल ही के लेक्चर में मैंने बताया था कि सरकार ने, जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने यह बात कही ट्वीट करके कि सरकार जो है संसद का विशेष सत्र बुलाने वाली है। अब यहां पर मुद्दा यह उठ गया कि अभी अभी तो मानसून सत्र समाप्त हुआ था और मानसून सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद 5 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। तो विशेष सत्र क्या होता है इसके लिए आप कल का लेक्चर मेरा पूरा करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, विस्तार से हमने उस पर बात की है। अब यह कहा जा रहा है कि विशेष सत्र क्यों सरकार बुला रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार अभी तक स्पष्ट नहीं बताई है कि किस वजह से वो विशेष सत्र बुला रही है। तो बातें की जा रही है कि संभव है सरकार इससे संबंधित बिल ला सकती है, एक देश एक चुनाव से संबंधित। अब ये बात और भी हवा पकड़ ली है, तूल पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जब विशेष सत्र बुलाने की बात कही उसके कुछ ही समय बाद पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको समिति का अध्यक्ष बनाती है। किस समिति का अध्यक्ष? तो एक देश एक चुनाव पर चर्चा करने के लिए एक समिति बना दिया गया है, जिसका कहा जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में इसका आयोजन किया जा सकता है। तो इसको लेकर के अब बात जो है चल पड़ी है। अब एक देश एक चुनाव को देख लेते हैं। देश की वर्तमान चुनावी प्रणाली को देखें तो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के लिए 5 साल के अंतराल में अलग अलग चुनाव होते रहते हैं और चुनाव आयुक्त इन्हीं सब चीजों में व्यस्त रहती है, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। एक देश एक चुनाव प्रणाली को देखें तो 5 साल के अंतराल में सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है। मतदाता जो है एक ही दिन में जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से, यानी कि आप तय कर लीजिए कि आप 7 चरण में चुनाव लेंगे, 5 चरण में चुनाव लेंगे। आप एक साथ ही विधानसभा के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाल लेंगे और फिर उसके बाद काउंटिंग वगैरह हो जाएगी, परिणामों की घोषणा हो जाएगी। फिर 5 साल तक जो है सत्ता पक्ष जो है निश्चिंत हो जाएगा। जितनी भी मशीनरी है वह जन कल्याण के कार्यों में उनकी ऊर्जा लगेगी। चुनाव में उलझने से बार बार यह बाधा नहीं आएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को यदि देखें तो ऐसा पहली बार नहीं होगा कि भारत में यदि यह होता है एक देश एक चुनाव की परिकल्पना, तो ये कोई पहली बार नहीं होगा, ऐसा पहले भी हो चुका है। भारत में राज्यों और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना नया विचार नहीं है। कब कब हुआ था तो आजादी के बाद 1952 में, 57 में, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराए गए थे। 68-69 के बीच कुछ विधानसभाओं
के समय से पहले विघटन के कारण यह प्रणाली बंद हो गया। यानी कि 5 साल के लिए विधानसभा होना था, लेकिन कोई विधानसभा जो है, मान लीजिए उत्तराखंड विधानसभा है, या उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, मान लीजिए तमिलनाडु है या महाराष्ट्र विधानसभा है, वह 2 साल में ही भंग हो गई। ठीक है, अब 2 साल में भंग हो गई तो 3 साल उसका कार्यकाल बचा रह गया। तो 3 साल के लिए क्या किया जाएगा, तो फिर से आम चुनाव कराया जाएगा ताकि नई सरकार आए। तो इस वजह से क्या हुआ, कई राज्यों में 1968-69 में इस तरह की समस्याएं आई और 5 साल का जो फिक्स था एक तरह से योजना, वह कहीं न कहीं टूटता हुआ नजर आ गया, उसका तालमेल बिगड़ गया। इसके बाद से लोकसभा और राज्यों के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो 1983 में आई थी, उसमें यह अनुशंसा किया गया था कि एक साथ जो चुनाव करा लिया जाए पूरे देश का। इस पर चुनाव आयोग ने चर्चा किया था। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया था, अनुशंसा किया था। वर्ष 2018 में भी विधि आयोग जो है एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा था कि एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी, तो जहां जहां बदलाव की जरूरत हो उसको बदलाव कर लिया जाए ताकि एक देश में एक चुनाव की परिकल्पना जो है वह साकार हो सके। तो कार्यान्वयन से संबंधित क्या बातें हैं उसे हम एक नजर देख लेते हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने के अतिरिक्त जो चुनावी व्यवस्था है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। उसके लिए राजनीतिक सहमति बनाने की भी जरूरत है। विभिन्न पार्टियों के बीच जो है वह आम सहमति इस बात को लेकर के होना चाहिए। उसके अलावा संविधान के कई ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनमें बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा ताकि यह जो है जमीनी स्तर पर लागू हो सके। जैसे कि अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि से संबंधित बातों में भी बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित बातें की गई है। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित, यानी कि देखिए संसद के जो अवधि होगी सदनों की उससे संबंधित बदलाव करना पड़ेगा। तो विधानसभा में भी चुनाव की बात है, तो राज्यों में भी चुनाव की बात की गई है, तो यहां पर राज्य विधानसभाओं की अवधि में भी बदलाव करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के विघटन से संबंधित काम करना पड़ेगा, तो यहां पर अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित जो है उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण जो राष्ट्रपति शासन लगता है उस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मुद्दा यह आ जाता है कि केंद्र में कोई सरकार हो और राज्य की सरकार को वो अव्यवस्थित करना चाहे या किसी भी कारण से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहां पर होते हैं और राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट दिया कि राज्य में शांति व्यवस्था सही से नहीं चल पा रही है या किसी भी वजह से राज्य की जो सत्ता है वहां की मशीनरी जो है वह फेल हो चुकी है। उस संदर्भ में यहां पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां इस तरह की व्यवस्था हो जाती है, तब फिर कैसे काम बन पाएगा, क्योंकि 5 साल के लिए उस राज्य में सत्ता चुना गया था, लेकिन हो सकता है 2 साल बाद ही वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए। केंद्र में सरकार 5 साल के लिए चल रही है, फिर उस राज्य में चुनाव होगा, तो चुनाव होगा तो क्या फिर अगले 5 साल के लिए होगा वो चुनाव या बचे हुए 3 साल के लिए होगा? तो ये सभी चीजों पर विस्तृत रूप में बातचीत करने की जरूरत है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधानों के लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यह आपके लिए अब महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। एक साथ चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों का भी पुनर्गठन करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए फिर काम बढ़ने वाला है। देखिए चुनाव आयोग के लिए अभी भी काम है, लेकिन अभी क्या काम है कि वह पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव में व्यस्त रहती है। अब क्या होगा कि चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी उस पर होगी, तो फिर यहां पर उसकी शक्तियां जो है, उसके कामकाज करने के जो तौर तरीके होंगे उसमें भी बदलाव की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। अब एक साथ चुनाव कराने की जो बात की जा रही है उसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क हैं। तो पक्ष में क्या तर्क है, हम सबसे पहले उसे देख लेते हैं। देखिए हमें राजनीतिक मुद्दों पर नहीं जाना है, हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना है, 150 शब्द में जवाब
जवाब देना है मेंस में या 250 शब्द में लिखना है, तो हमें व्यवस्थाओं को देखना है, पक्ष विपक्ष दोनों देख लेना है और एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लेकर के आ जाना है। तो जब हम पक्ष की बात करेंगे तो हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे कि एक साथ ही चुनाव होना चाहिए पूरे देश में, ठीक है, तो यही सोच के चलना है। मतलब अब यहां देखिए, एक साथ यदि चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर चुनावी लागत में कमी आएगी, क्योंकि अभी देखिए अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है 5 विधानसभाओं के चुनाव 5 अलग अलग राज्यों में, फिर अगले साल जो है लोकसभा का चुनाव होना है, ठीक है, आम चुनाव। इसी तरह अगले साल देखेंगे तो कई और विधानसभा में चुनाव प्रस्तावित होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है, तो चुनावी लागत में यहां पर कमी आएगी यदि एक साथ चुनाव हो जाए। तो अलग अलग समय होने वाले चुनावों से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागतों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सरकार जो व्यस्त रहती है, चुनाव में ही व्यस्त रह जाएगी, तो वह जन कल्याण का काम कब करेगी। इसीलिए जन कल्याण का काम वो कर सके, उसके लिए उसकी ऊर्जा बच सके, समय बच सके, इसके लिए एक ही बार चुनाव करा के मामला खत्म कर दीजिए। अब जन कल्याण के कामों में आप लग जाइए, नीति निर्माण अगले 5 साल तक करते रहिए। मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो सकती है। अब अभी क्या है, आप देखेंगे कि कई बार किसी किसी राज्य में 50% मतदान हो जाता है, तो बहुत बड़े आंकड़ा मान लेते हैं। तो यह जो प्रवृत्ति है बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो है परेशान होते हैं कि हमेशा चुनाव ही चलते रहता है। यदि एक बार चुनाव हो जाए तो लोग भी निश्चिंत हो जाएं कि मुझे एक बार इलेक्शन में जाना है वहां पर, और विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी मतदान करके चले आना है, फिर अगले 5 साल में जाना है। तो यहां पर मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो सकती है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता जितनी बेहतर होगी, निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक भी होगा और सत्ता पक्ष भी उतनी ही जिम्मेदार हो पाएगी। इसीलिए मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने की बात चुनाव आयोग लगातार करते रहती है। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण लगभग साल भर कहीं न कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति रहती है, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि सुरक्षा बल जो हैं वह चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। तो देश की सीमा की सुरक्षा कौन करेगा? आंतरिक जो सुरक्षा की बात है वह कहीं न कहीं उससे समझौता हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा बलों की जरूरत जहां है उनका उपयोग वहीं पर होना चाहिए। एक साथ सभी चुनाव संपन्न हो जाने से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्यों को बेहतर तरीकों से करने में मदद मिलेगा। बार बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दों की चर्चा पर जोर देता है, समाज को जो है नकारात्मकता से भरता है। क्योंकि देखेंगे आप व्यवहारिक तौर पर, आप देखिए जब जब इलेक्शन आएगा आप देखेंगे क्या कि भाषणबाजियां होती है, रैलियां होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, अलग अलग जाति, अलग अलग खेमे बढ़ जाती है, सांप्रदायिकता बढ़ जाता है। ये सब चुनाव की एक कह सकते हैं कि एक बुराई हो गया है, ठीक है, जो चुनाव से पीछा नहीं छूटता नजर आ रहा है। तो यदि पूरे साल भर कहीं न कहीं ये चीज चलता रहा तो सामाजिक ताना बाना पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि एक बार यदि होता है तो यह मामला वहीं खत्म हो जाए और फिर 5 साल जो है कहीं न कहीं इससे जनता को निजात मिलेगा। अलग अलग समय पर होने वाले विभिन्न चुनावों के कारण राजनीतिक दल दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह तत्काल चुनावी लाभ पर ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए बिहार में इलेक्शन है तो कोशिश क्या किया जाएगा कि बिहार की जनता को लुभाने के लिए कुछ योजना लाया जाए। फिर पता चला 5 महीने बाद जो है चुनाव हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने के लिए काम किया जाएगा। अब उसके बाद पता चलेगा कि 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है उड़ीसा में, तो उड़ीसा की जनता को लुभाने के लिए काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं कि दीर्घकालिक नजरिए से नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहां चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जाए, कहां खर्च किया जाए, निवेश किया जाए, उसके आधार पर आप काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो परिकल्पना की गई थी सामाजिक कल्याण की वह साकार नहीं हो पाएगी, यही बात की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित अन्य लोक सेवकों की व्यस्तता रहती है और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। आदर्श आचार संहिता की बात करें तो सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नियुक्तियां, स्थानांतरण और पोस्टिंग नहीं होता है। अब चुनाव के समय जानते हैं आदर्श आचार संहिता लग जाता है, जितने भी स्थानांतरण, पोस्टिंग वगैरह का काम होता है, नई योजना, ये सब बंद हो जाता है और इससे बहुत बड़े स्तर पर जन कल्याण का कार्य प्रभावित होता है। इसके कारण सरकार सामान्य कार्य में अवरोध आता है। एक साथ सभी चुनाव संपन्न होने से आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में कमी आ जाएगी और इससे जन कल्याण के कार्य करने के लिए अधिकारियों के पास अधिक वक्त हो पाएगा। इसके विरोध में जब तर्क की हम बात करेंगे तो हम पूरी तरह से विरोधी बन जाएंगे, ठीक है। हमें इस तरह से ही पढ़ना है।
तो हमारे लिए यह ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ विभिन्न बुद्धिजीवियों का यह कहना है कि एक साथ चुनाव होने से केंद्र सरकार को अधिक शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की जो संघीय प्रकृति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघीय प्रकृति कहने का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अपने तरीकों से अपने शक्ति और अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो नागरिक है उस पर दो तरह की कह सकते हैं शक्तियां काम करती है, यानी कि केंद्र तो आप पर शासन करती है, राज्य भी आप पर कहीं ना कहीं शासन करती है। तो यहां पर उम्मीद की जाती है कि यदि ऐसा होता है तो केंद्र के तरफ पल्ला झुकेगा। केंद्र जो है वहां जो लोकसभा में जो मुद्दे होंगे वही राज्यसभा के चुनाव पे भी, विधानसभा चुनाव पे भी थोपे जाएंगे और इसको लेकर के समस्या हो जाएगी। राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय हितों के मुद्दे को ही प्राथमिकता मिल जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, स्थानीय मुद्दे, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे के कारण से क्षेत्र विशेष को निश्चित तौर पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। नियमित चुनाव की बात की जा रही है कि सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य है। मान लीजिए अभी चुनाव होता है तो सरकार अभी के हिसाब से पेट्रोल वगैरह का दाम ठीक करती है। अब अगर 5 साल बाद चुनाव होना है तो सरकार बेफिक्र हो जाएगी, 5 साल तक मुझे जो करना है करेंगे। लेकिन अभी चुनाव होता है और फिर अगर 6 महीने बाद किसी विधानसभा में होगा तो सरकार को डर रहेगा कि यदि मैंने अभी सही से काम नहीं किया तो 6 महीने बाद उस राज्य में मेरी पार्टी हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका डर रहेगा, लोगों की इच्छा सुनने की सरकार पर बाध्यता रहेगी, एक दबाव रहेगा। सभी चुनावों में एक साथ यदि संपन्न होता है तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आएगी, यह बात भी कही गई है। लोकतंत्र में एक साथ सभी चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य भी माना जाता है। पहली बार तो लोकसभा और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को संशोधित करके सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराया जा सकता है, क्योंकि जितने भी विधानसभाएं, अभी मान लीजिए अभी चुनाव होता है तो कहीं पर सरकार जो है अभी 1 ही साल हुआ है, कहीं पे 4 साल पुरने वाला है, कहीं पर 3 साल हो गया है, लोकसभा का 4.5 साल हो गया है। तो फिर क्या करेंगे? सभी को विघटित कीजिए एक साथ और फिर से एक साथ चुनाव कराइए, तभी तो हो सकता है। तो यह एक व्यवहारिक समस्या हो जाएगा। ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी किसी राज्य में चुनाव हुआ, हो सकता है 2 ही साल बाद वहां सत्ता गिर जाए, तब आप क्या करेंगे? यह भी एक व्यवहारिक समस्या है। जैसे कि कोई सरकार विधानसभा में विश्वास खो देगी, यह व्यवस्था फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो यह सभी समस्याएं व्यवहारिक तौर पर आ जाएगा। इससे संभावित एक प्रश्न प्रीलिम्स का है, उसे भी देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक देश एक चुनाव प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक 5 साल के अंतराल में लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ठीक है, यह बात की गई है। मतदाता एक ही दिन में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए अपना वोट डाल सकेंगे। तीसरा, भारत में 1952 से 1977 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हो चुके हैं। सही कथन आपको चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई विकल्प गलत है तो क्यों है, आप यह भी जरूर लिखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।